सर हाँ जी सर। सर अरे भाई म्यूट रखा था, सॉरी। मैं बात कर रहा था, मैं बोल रहा था आप क्यों नहीं सुन रहे। ये आएगा √3 डिवाइड बाई √4। √3 तो √3 रहेगा, √4 2 के बराबर आएगा। 4/4 1 होता है तो ये 1 आएगा, ठीक है। देखो, अब साइन 0 किसके बराबर आया? 0 के बराबर। साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर आया। साइन 45 1/√2 के बराबर आया। साइन 60 √3/2 के बराबर आया। साइन 90 1 के बराबर आया, ठीक है। ठीक है सर। देखो ये वाला, ये जो है ना, ये 30 और 60 आपस में कंप्लीमेंट है ना, ये एक ही ट्रायंगल सर से हो पिछली जाता क्लास 40 मिनट की थी क्या? है। हाँ, 40 मिनट की थी। उसको मैंने किया था सर ना पहले ही 40 मिनट। स्टार्ट, 8:57 पे मैंने आपको ज्वाइन कराया था। सब पता भी नहीं चला कब खत्म हो गई। हाँ, आपने उसको पहले ही थोड़ा ज्वाइन किया था। जरा आप मुझे अब ये बाकी ये रेशियो निकाल के दो सारे। टेन थीटा के निकाल के दो, टेन थीटा के। पहले साइन थीटा की, कॉस थीटा निकालो और टेन थीटा निकालो, मुझे बोलो जल्दी। कॉस थीटा, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। और टेन भी बोलो, टेन थीटा भी। सर tan थीटा होगा 1। टेन थीटा, अरे टेन थीटा 1 नहीं होगा। पहले आपको निकालना है tan of 0 डिग्री, ठीक है। फिर निकालना है tan of 30 डिग्री। फिर निकालना है tan of 45 डिग्री। फिर निकालना है tan of 60 डिग्री। और उसके बाद निकालना है tan of 90, ठीक है। ये इतने सारे वैल्यू। इसी तरह कॉस के लिए सारे रेशियो, ये 1 2 3 4 5 रेशियोज है ना, 5 रेशियोज आपको निकालने हैं। सर क्या करूं? अरे ये निकालो ना, ये वाले रेशियो सारे। tan 0 निकालो, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90। सर tan 0 तो 0 ही होगा। हाँ, वेरी गुड। tan 30 होगा सर 1/2। 2 कैसे? पर टेन होता है ना परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। देखो, ये इधर मैंने ट्रायंगल बनाई थी ना, आपको हिंट भी दी। देखो इधर देखो, जो ट्रायंगल मैंने 30 बनाई थी ना, तो 30 के अपोजिट वाला साइड 1 होता है और हाइपोटेन्यूज 2 होता है, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है ना। तो ये वाला साइड √3 आएगा। तो tan of 30 किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। बेस है √3, तो 1/√3। सर tan 45 होगा 45। 45 कैसे होगा? बेटा आपको भी क्लियर नहीं हो रही है चीजें, आपको जरा मैं थोड़ी और तरीके से कुछ यूज करके समझाता हूँ। अब इधर देखो, अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाऊंगा ना, ये वाला एंगल 90 है ना। अगर ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला भी कितना होगा? हेलो, ये वाला भी होगा 45। तो अब मुझे tan of 45 कैलकुलेट करना है ना, tan of 45 डिग्री इस ट्रायंगल में हाँ। ABC में। तो मैं ये वाला 45 लूं या ये लूं, तो एक ही बात है, क्योंकि रेशियो होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगी। दोनों तो इक्वल हैं, क्योंकि ए बी किसके बराबर होगा? CD के, क्योंकि ये सेम एंगल पे लाई करते हैं ना। अगर ये 1 होगा तो ये भी तो 1 ही होगा। ये 1/1 आ जाएगा ना, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। tan of 45 किसके बराबर आएगा? जरा आप tan of 60 कैलकुलेट करके दो बेटा। सर tan 60 होगा। tan 60 वही होगा जो tan 30 होगा, उसका उल्टा।
सर 1/√3। अरे 1/√3 आया। हाँ जी जरा मैं देखूं कैसे 1/√3 आया। सर, ये 1030 की वैल्यू है, 1030। तो 1060 किसके बराबर आएगा? सर 1060। 1060 किसके बराबर आया? सर परपेंडिकुलर बाय, सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेसिस। तो वो किसके बराबर आया? तो आपको छोटी वाली ट्रायंगल है ना, देखो मैं आपको क्लियरली, तो पहले आप इधर देखो, मैं अब आपको चीजें पहले समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आ रही हैं चीजें अभी। रुको मैं कैसे समझाऊं, कहाँ से स्टार्ट करूं? अब देखो नए से मैं सारी सारी चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है ना? आप बस सुन लेना, जहां पर कंफ्यूजन हो जाए वहां पे मुझे बता दें, ठीक है? मैं पेन भी नया एक ग्लिटर पेन यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ अच्छा आ जाए। एक ही ट्रायंगल बनाऊंगा अच्छे से। इसको मैं नाम देता हूँ ABC। देखो मेरे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, उसमें एक एंगल 90 होगा, तो दूसरा एंगल थीटा होगा, तो तीसरा एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है? मैं इस थीटा से मैं डिफाइन क्या कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ ट्रायंगल को इस थीटा से। जो साइड थीटा के अपोजिट होगा उसको मैं कहता हूँ परपेंडिकुलर, ए वाला साइड। इसको मैं P से डिनोट करूंगा, ठीक है? और जो एडजेसेंट साइड होगा थीटा के उसको मैं बोलता हूँ बेस। इसको मैं B से डिनोट करूंगा, और इसको मैं कहता हूँ हाइपोटेन्यूज। इसको मैं H से डिनोट करूंगा। देखो मुझे करना क्या है इसमें, पहले ही आपको मैंने सारे रेशियोज दिखाए थे। साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, बंद क्या हो गया? परपेंडिकुलर बंद हो गया। पता पता था ये। हाँ, स्क्रीन आया वापस? हाँ चलो जी बेटा, सर। ठीक है। पहला रेशियो जो मैं डिफाइन कर रहा था उसको मैंने नाम दिया था साइन थीटा, वो मैं लिख रहा था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। दूसरा रेशियो मैं ले रहा था कॉस थीटा, उसको मैं, वो मैं किस किस, देखो मैं साइड्स का रेशियो ले रहा हूँ ना। ए बी कोई लेंथ होगी, उस लेंथ को मैं P से डिनोट कर रहा हूँ। BC कोई लेंथ होगी, उसको मैं B से डिनोट कर रहा हूँ। AC भी एक लेंथ हाइपोटेन्यूज है, उसको मैं H से डिनोट कर रहा हूँ। ये लेंथ्स का रेशियो में ले रहा हूँ ना साइड्स का, ठीक है? ये होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तीसरा रेशियो में ले रहा हूँ टेन थीटा, वो मैं ले रहा हूँ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। देखो इसके पास इसका उल्टा मैं ले रहा हूँ कोसेक थीटा, वो होगा इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इसका मैं ले रहा हूँ सेक थीटा, इसका उल्टा वो होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। और कॉट थीटा होगा इसका उल्टा, वो होगी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ये आपको पहले याद रखनी है ये चीजें, कि मैं रेशियोज डिफाइन कैसे कर रहा हूँ। साइन थीटा में ले रहा हूँ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है, बाकी दो साइड उससे छोटे होते हैं। इसका मतलब है जो साइन थीटा है इसका वैल्यू एक रियल नंबर होगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एक रियल नंबर ही आएगा ना। देखो अब मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे इसको निकालना सिखाया था। देखो पहले मैंने आपको बोला था कि हाइपोटेन्यूज बड़ा साइड है, परपेंडिकुलर छोटा, तो छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा छोटा ही आएगा। एट मोस्ट ये 1 आ सकता है, या ये हमेशा 1 से कम होगा। उसको हम कहते हैं, देखो उसको मैं कहता हूँ रेंज, मतलब जो आउटपुट वैल्यू ये मैक्सिमम दे सकते हैं। मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू साइन थीटा का 1 हो सकता है, मिनिमम -1। यही कॉस थीटा का होगा, लेकिन टेन थीटा का ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई ट्रायंगल बना लूँ ना, कोई भी ट्रायंगल, मैं अगर कोई ट्रायंगल ऐसे भी बना लूँ ऐसे, देखो मैं ले रहा हूँ ये वाला साइड, अगर मैं ये थीटा लूंगा, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो ये आएगी बेस। तो टेन थीटा आएगी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। जितना मैं बेस को कम करूंगा परपेंडिकुलर, जितना मैं बेस को कम करूंगा परपेंड, ये तो टेन थीटा की वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? अगर मैं बी को 0 पुट करूंगा, टेन का वैल्यू इन्फिनिटी चले जाएगा, यानी कि टेन का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना?
इसका मतलब tan का रेंज कुछ भी आ सकता है, tan का वैल्यू 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, लेकिन साइन थीटा का वैल्यू कभी 2 नहीं आ सकता, ठीक है। फॉर रियल वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 के दरमियान आएगा। अब मैंने आपको कुछ एंगल्स के लिए वैल्यूज निकालना सिखाया था, देखो उसके लिए आपको कुछ चीजें पहले याद रखनी है। तो मैंने साइन के लिए आपको दिखाया था साइन थीटा, इधर से मैंने थीटा दिखाया था, जब 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है। साइन 0 होता है 0, ये एक रियल नंबर है, ठीक है। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। फिर मैंने आपको समझाया था कि साइन थीटा के लिए मैंने आपको समझाया था कि आता कैसा है, बेसिकली आते कैसे हैं ये चीजें। देखो अगर मैं कोई ट्रायंगल हूं ना, कोई भी ट्रायंगल, ये मैंने कोई ट्रायंगल बनाई, देखो अगर मैं ये वाला एंगल थीटा डिफाइन करूं, तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा होगा p/h, p डिवाइडेड बाय h, p डिवाइडेड बाय h। देखो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस हाइपोटेन्यूज को छोटा कर रहा हूँ, देखो मैं इसको छोटा करूंगा, फिर और छोटा करूंगा, फिर और छोटा करूंगा, अरे कहाँ कैसे हो रहा है, तो मैं इसको छोटा छोटा करूंगा, पहले इधर दूंगा। देखो जब मैं परपेंडिकुलर को छोटा कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम रही, अब मैं और छोटा कर रहा हूँ, तो थीटा पहले बड़ा था ना, अब थीटा भी कम हो रहा है ना, देखो कितना कम हो रहा है। जैसे ही मैं थीटा को टेंड 0 पे करूंगा ना, 0 पे, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपस में, बेस और हाइपोटेन्यूज आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी ना, क्योंकि पी 0 हो जाएगा ना, तब जब पी 0 हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज तो बेस पे आ जाएगा, तो साइन 0 किसके बराबर आएगा उस दिन, उस वक्त साइन 0 आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो 0 मैंने लिया है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये 0 आ जाएगा, इसलिए ये 0 आ रहा है। साइन 30 के लिए मैंने आपको ऐसे समझाया था कि साइन 30 और साइन 60 का ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपने समझ लिया ना तो सारा हो गया सब। देखो एक तो आपको एंड वैल्यू 0 डिग्री, देखो क्या याद रखना है आपको, एक तो एंड वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 30 और 90 आपस में कंप्लीमेंट होते हैं, 30 और 60 डिग्री आपस में कंप्लीमेंट होती हैं। अगर 30 का आपको आ गया ना, तो 60 का ट्रिवियली आ जाएगा, क्योंकि 60 + 30 90 हो जाता है, तो वो उसी ट्रायंगल से आ जाएगा। बीच में बच गया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के लिए हम एक अलग ट्रायंगल बनाएंगे। इसका मतलब है साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, cos इसका उल्टा होता है, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, ठीक है। अब इन्हीं के साथ खेल के हम tan 0 निकाल सकते हैं, cot 0, cosec 0, बाकी सारे वैल्यू। लेकिन अब बचते हैं ये वाले तीन एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखो इनके लिए हम कैसे करेंगे, तो इनके लिए मैं एक ट्रायंगल पहले बनाऊंगा, देखो इधर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, बनाई, मैं इस एंगल को 30 डिग्री मान लेता हूँ, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है। देखो अभी मैं इसको थीटा मान लूंगा, थीटा कितना है अब मुझे, 30 डिग्री, साइन 30, जब साइन 30 होता है ना, तो साइड्स का रेशियो होता है 1/2, 1/2। तो जो साइन 30 के अपोजिट वाला साइड होगा ना, जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे के होगी ना, तो जो 30 के अपोजिट वाला साइड होगा ना, तो वो 1 होगा, हाइपोटेन्यूज 2 होगा, ठीक है। इससे हमें सारे वैल्यूज निकलते हैं ना। देखो अगर ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये कितना होगा, ये होगा 2² - 1 अंडर रूट, तो आएगा √3। अब मुझे सारे वैल्यूज आ गए, ए बी सी, ठीक है। देखो ये वाला साइड है परपेंडिकुलर 30 के लिए, 30 डिग्री के लिए ये वाला साइड परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, देखो। ठीक है सर, समझ गई। अब सर मुझे, जी बेटा, कल आप मुझसे पूछ लेना, क्या, अभी साइंस करें। हाँ साइनस ये करेंगे। देखो ये बस ये एक लाइन में, इस पे मैं कंक्लूड कर लेता हूँ, साइन 30 पहले सारूंगा मैं दिखाऊंगा, और 60 फिर आप घर में इसको ट्राई कर लेना दोबारा, ठीक है। ठीक है देखो सर। तो साइन 30 किसके बराबर होगा, 1/2। कॉस 30 किसके बराबर होगा, √3/2, क्योंकि कॉस 30 होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और tan 30 किसके बराबर होगा, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3 है, 1/√3। देखो अब 60 डिग्री के लिए ये बेस है, ये 60 डिग्री के लिए ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये चीजें आपको सीखनी है। तो साइन 60 किसके बराबर आएगा,
इसके लिए परपेंडिकुलर √3 है और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा डिवाइड बाई 2। और cos ऑफ 60 किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1/, और cot ऑफ 60 किसके बराबर आएगा, सर √3। समझ गए। समझ हाँ जी, गई? अंडर रूट। हाँ जी। चलो लेकिन ये सिर्फ आपको एक ट्रायंगल बनानी सीखनी है 30 के लिए, ठीक है ना। 30 डिग्री के लिए ये वाली ट्रायंगल बनेगी, जब ये वाला एंगल 30 होगा तो ये 1 होगा, 2 होगा, ये √3 होगा, खत्म। और 45 के लिए सबसे आसान है, 45 के लिए ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये √2 होगा। तो 45 के सारे रेशियोज इस ट्रायंगल, सिर्फ आपको ये 2 ट्रायंगल्स याद रखनी है तो हो जाएगा आपका सारा, ठीक है। ओके सर। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे इससे आगे। तो आ जाता है साइंस पे। तो मैग्नेटिज्म पे हम थे। जरा बताओ आपने कौन कौन सा कल किया था जो मैंने आपको बताया था करने के लिए। मोबियस स्ट्रिप किया, बनाया? हाँ जी सर। कैसा लगा मोबियस स्ट्रिप? सर मस्त था। मस्त था। काटने की कोशिश की बीच में तो? हाँ जी सर। कटा कि वो बीच में ही फंस गया? सर बीच में ही फंस गया। हाँ। चलो, तो टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में वो देखा, फिर मैंने बोला था ना यूट्यूब से कोई वीडियो देख लेना उस ट्रेन का, वो मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में जो मैंने कल थोड़ा बताया था, थोड़ा हाँ जी सर। देखा? हाँ जी सर, अच्छा था। कैसा लगा? मस्त। मस्त। सर मैं तो बार बार रगड़ रगड़ के घसीटे जा रही थी पेपर को। हाँ देखो, उसमें बड़ी चीज जो सीखने लायक है ना, मतलब जो उसमें सबसे मॉरल ऑफ द स्टोरी पता है क्या निकलता है? हाँ जी सर। देखो उस स्टोरी का मॉरल ये निकलता है, इधर एक पेज ऐड कर लेता हूँ, इधर बताता हूँ आपको। देखो, टू शेप, ये पूरी अर्थ में बना रहा हूँ। अरे भाई, ये कौन सा मार्कर था? ये मैं पूरी अर्थ बना रहा हूँ, ठीक है। चलो ये स्फेरिकल बन गई, लेकिन अर्थ थोड़ी राउंड शेप है, इलिप्टिकल है, ठीक है। अर्थ ठीक है की सर। शेप राउंड है थोड़ी, मतलब देखो, आप मान लो आप यहाँ रहते हो, यहाँ पे आपने कोई टेबल बनाया था, टेबल पे, ठीक है ना। आपने छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर रखे थे, ठीक है ना। इधर आपने पेन से थोड़ा चार्ज किया, इस छोटा सा पेन, ठीक है ना, जो इधर दिखेगा भी हाँ नहीं। जी। देखो इस पीस ऑफ पेपर को पूरी अर्थ खींच रही थी डाउनवर्ड्स, पूरी अर्थ, ठीक है ना। हाँ जी। पूरी अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, बाय वर्च्यू ऑफ मास, उसकी वजह से इस पीस ऑफ पेपर को पुल कर रही थी। लेकिन जो चार्ज आपके पेन में थोड़ा एक्यूमुलेट हो गया ना, वो इसके हाँ जी। अपोजिट था पेपर के, तो उसने पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। और वो इतना पावरफुल था कि पूरी अर्थ बेचारी इस पीस ऑफ पेपर को नहीं बचा पाई, मतलब इसको उस फोर्स ने ओवरकम कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो बहुत ग्रेटर देन है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is greater than gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होता है? बाय वर्च्यू ऑफ मास, ठीक है। ओके सर। जिस भी ऑब्जेक्ट का मास होगा तो वो अपनी ग्रेविटेशन प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है ना, कैपिटल जी, हाँ जी। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है जी का 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इतना वैल्यू याद रख सर लेना। आगे चल के हमें न्यूटन के लॉ भी पढ़ने पड़ेंगे। आगे नहीं, वो आपको मैं अभी पढ़ा देता हूँ, अभी आगे जब मैं थोड़ा बढ़ूंगा ना मोशन में, क्योंकि हाँ मोशन जी। स्टार्ट ही न्यूटन के लॉज से होती है, ठीक है ना। थोड़ी डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें न्यूटन लॉज ही पढ़ने पड़ते हैं, ओके सर। ठीक है ना। जब कोलिजन होता है ना दो गाड़ियों का, देखो अगर ऐसा हाँ कोई जी। रोड है ना, इधर से एक गाड़ी चल हाँ रही है, इधर इधर से एक गाड़ी यहाँ चल रही है, इसकी कुछ स्पीड है 60, इसकी स्पीड है फॉर एग्जांपल 40। तो जब कोलिजन होगा ना, उसकी कितनी वेलोसिटी होगी? सर पता नहीं। वो 100 होगी। वाह। मजा इसमें देखो, ये आसान था ना, क्योंकि गाड़ियां
अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो वेलोसिटी एड अप होती है। अगर गाड़ी सेम डायरेक्शन में चल रही हो ना फॉर एग्जाम्पल ये भी इधर, तो कोलिजन वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल इसका वेलोसिटी 60 है, इसका 40 है, तो जब कोलिजन होगा ना तो इसका 60 है तो ऑलरेडी 40 वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में भागेगी। तो जब कोलिजन होगा ना वो होगा 60 -40 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोलिजन होगा। तो अगर पीछे से गाड़ी किसी की ठुकती है ना तो उसमें नुकसान कम होता है। अगर हेड ऑन कोलिजन होता है ना दो गाड़ियों का तो नुकसान ज्यादा, तो उधर मर जाते हैं लोग। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वेलोसिटी एड अप होती है ना। एक मोमेंटम ओके चीज सर। सीखनी है आगे आपको। पहले मैं वापस आता हूँ, मैं कहाँ पे था, मैं यहाँ पे था, मैं इधर था। लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म में आप एक्सरसाइज करानी है, इस आपको मैग्नेटिज्म में बहुत कम चीजें हैं। ठीक है, चलो आज का टॉपिक है लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म किस चीज की वजह से लॉस होता है, ठीक है। देखो मैग्नेटिज्म यूजुअली किस चीज से लॉस होता है। अगर हम कोई भी मैग्नेट लाएंगे ना, अगर हम ज्यादा उसके साथ हाँ आयरन, जी। मतलब जितना हम ज्यादा उसको यूज करेंगे उसका उतना मैग्नेटिक पावर कम हो जाएगा, ठीक है ना। और ओके सर। और मैंने आपको बोला था कि मतलब अर्थ एज अ होल भी एक मैग्नेट है, ठीक है ना। एज अ होल अगर मैं अर्थ को भी लूंगा, इसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। इसका मतलब सब अर्थ भी बोले। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती होगी, ठीक है ना। इसको ऐसे मैग्नेटिक हाँ जी। फील्ड लाइन्स बोलते हैं, यहाँ से भी निकलती होगी यहाँ ओके से। सर। ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये भी इसको बचाता है बहुत सारी चीजों से, ठीक है ना। ओके सर। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड saves us from solar flares। सोलर फ्लेयर से ये हमें बचाता है, ठीक है ना। अब आपको ये होमवर्क है थोड़ा, सोलर फ्लेयर क्या होता है, पता है सोलर फ्लेयर क्या होता है। नहीं सर। अरे सन में धमाके भी होते हैं ना, कि कभी बता दूंगा, आप देख लेना थोड़ा खुद। मिसहैंडलिंग एंड रफ हैंडलिंग से मैग्नेटिज्म लॉस होता है। और टू मैग्नेट्स इफ स्टोर विथ नॉर्थ पोल अलोंग द नॉर्थ पोल एंड ऑफ द अदर मैग्नेट फॉर द लॉन्ग टाइम, होना भी चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ चिपकाएंगे ना मैग्नेट के, मैंने आपको बोला था फॉर एग्जाम्पल ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है ना। दो मैग्नेट्स को हम कितना भी तोड़ ले, हमेशा दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। जो नया मैग्नेट बनेगा उसका, अगर मैं मैग्नेट को लूंगा ना उसको तोड़ूंगा तो जो नया मैग्नेट बनेगा ना वो दो मैग्नेट बनेंगे, उनको अलग अलग नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। दुनिया में कोई मैग्नेट ऐसा होगा ही नहीं जिसका सिर्फ साउथ पोल होगा, ठीक है, या नॉर्थ पोल ही होगा। मैग्नेट का एक ही पोल पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। रीजन आप ठीक है सर। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ओके हैमरिंग और हीटिंग, हीटिंग से मैग्नेटिज्म लॉस होता है। अगर आप मैग्नेट को हीट अप करोगे तो उसका मैग्नेटिज्म चला जाता है, ठीक है। सर क्यों? हाँ? सर क्यों? हाँ, क्यों, अच्छा क्यों, चलो मैं बता देता हूँ। मैग्नेटिज्म को हीटिंग की वजह से क्या होगा, जब हम मैग्नेट को हीट करेंगे ना, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज क्यों होगी, मुझे देखना पड़ेगा कैसे कैसे समझ। हीटिंग से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज होती है, इसको मैं कल बता दूंगा, ठीक है, मैं देख लूंगा थोड़ा सा स्टैंडर्ड आंसर। सर आपको भी नहीं मालूम? नहीं, मैं मुझे आपको समझाना है ना, मैं आपको इक्वेशन से मत समझा सकता हूँ कुछ चीजें। देखो जब आप 11th में आ जाओगे ना, हाँ जी। 11th 12th, तो चीजें समझाना आसान होता है क्योंकि मेरे पास इक्वेशंस होती हैं। क्या होती है इक्वेशंस। इक्वेशंस? फॉर एग्जांपल जो डेल्टा टी होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस पे बार मिनट से क्या असर पड़ेगा, वो इक्वेशन जो बन जाएगी ना, हाँ जी। वो क्लियरली बता देगी कि क्यों हो रहा है। मतलब डायरेक्टली कुछ इक्वेशन आती है तो निकल जाता है। ऐसे ही फॉर साइंटिस्ट एग्जांपल ने इतना सब कुछ कैसे ढूंढा, इतनी सारी इक्वेशंस? ये प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर सारा प्योर मैथमेटिक्स है। देखो एक इक्वेशन में मैग्नेटिज्म में आती है ऐसी, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज 0। देखो कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसी का मतलब है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। वही तो सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा।
अब मुझे गूगल से देखना पड़ेगा कि मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, ठीक है। चलो इसको मैं ठीक है देखूंगा बाद सर, में। कल संडे है क्या? हाँ कल कल संडे है। संडे है कल, हाँ कल तो सर संडे है। कल तो मेरी छुट्टी है ना। हाँ कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। कल मेरी हाँ भी जी। छुट्टी है। कल मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे, वादुर पे। मैं जा रहा हूँ वादुर लेक। कहाँ पे? वादुर लेक, वादुर लेक का नाम सुना है? नहीं। अरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, क्यों नहीं सुना है? हाँ। आपने वादुर लेक का नाम नहीं सुना? वो यहाँ से मुझे 10-15 किलोमीटर दूर है। मैं कल जाऊंगा वहां फिशिंग करने के लिए। बस बस। मैं साइकिल पे जाता हूँ। साइकिल पे जाते हो? वो कम दूर है ना, उधर शॉर्टकट भी बहुत बनते हैं ना साइकिल से, छोटे छोटे रास्ते। सर मुझे लगा बाइक या गाड़ी से जाते हो। हाँ बाइक अब भी है, साइकिल चला लेते हो? हाँ साइकिल में अच्छा चला लेता हूँ। साइकिल में बचपन अपने से को चला लगा आप तो लेता। बहुत बड़े हो गए हैं ना, आपकी फोटो देख के दिख रहा है। क्या? आप कितने बड़े हो गए और साइकिल चला रहे हो। आपको मैं बड़ा लगता हूँ? मैंने पिछली साल ही एमएससी कंप्लीट किया है। मैं 24 है मेरी एज। 24। सर 24 तो बहुत बड़ा होता है साइकिल के लिए, आपको तो अभी तक बाइक पे आ जाना चाहिए था। अरे मैं यूजुअली बाइक यूज करता हूँ, साइकिल से ज्यादा हेल्थ भी फिट रहती है ना, साइकिल में कम यूज करता हूँ। ओह, लगता है सर आप 30 से ज्यादा क्यों? लगता है, हाँ। मैं मोटा हो गया हूँ ना, पिछले 1-2 साल से एक ही जगह पे बैठा हूँ, कहीं जाता वाता भी नहीं हूँ, इसलिए मोटा हो गया। साइकिल भी बहुत कम चला लेता हूँ, ज्यादा कम स्कूटी से लेता हूँ। हाँ जी सर। तो इसलिए मैं बहुत मोटा हो गया, मैं ओवरवेट हो गया, मेरा वेट भी ज्यादा हो गया, आप क्या बताओ। अब एक्सरसाइज भी थोड़ी थोड़ी कर लेता हूँ। इसके लिए एक ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट पता है क्या है अगर वेट ज्यादा हो जाए? नहीं। कैलोरी डिफिसिट, ठीक है। अच्छा। कैलोरी डिफिसिट क्या होता है? सर पता नहीं। अरे आपको पता होगा। कैलोरी डिफिसिट होता है मतलब जितनी कैलोरीज दिन में बर्न होती है ना, आप उससे कम थोड़ी खाओ, ताकि जो आपका फैट है वो भी बर्न हो जाए, ठीक है। मतलब एक ओके टाइम सर। का खाना बंद कर दो। शॉर्ट में ऐसे आप समझोगे। खाना कम खाओ, काम ज्यादा करो। क्योंकि आपका जितना भी फैट है वो भी फिर बर्न हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे यू विल लूज द वेट। सर मैं तो कितना भी ठूस लूं मेरा तो वेट ही नहीं बढ़ता, मैं तो हड्डी। क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ती हूँ। खाना पता नहीं, मैं एक या दो टाइम का पता नहीं कभी कभी मिस कर देती हूँ। चलो कोई बात। चलो। मुझे तो अपने भूख भी नहीं लगती। आपको पूरे भूख दिन भी नहीं ना खाओ लगती? तब भी। नहीं। अरे भाई क्या हुआ? तो भूख क्यों नहीं सर पता लगती? है एक हाँ बोलो। ऐसी भी बीमारी है जिसमें ना हम सोच सकते हैं लेकिन हमारी बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई, हम ना हिल सकते ना रो सकते ना कुछ इमोशन दिखा सकते। बस हाँ हम उस सोच सकते हैं बस, हाँ लेकिन उस बस पड़े रहते। वो स्टीफन हॉकिंग को भी थी ना वही डिजीज। हाँ जी सर। स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है आपने? हाँ जी सर, उसकी तो नेक ही अजीब सी थी। मैं अजीब सी थी। हाँ अरे जी, ये टुंडा। चलो। वो पेपर मैंने सेंड किए थे ना, उनमें से कुछ किया वो देखे थोड़े प्रीवियस ईयर के, वो आसान आसान पेपर थे। नहीं सर। देखा। आप बिजी भी होते हो, पढ़ते भी आजकल कम ही हो, पता नहीं क्यों। तो सर लोड स्टोन इज अ। हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। लोडस्टोन को हम बोलते हैं, ये नेशनल मैग्नेट को भी बोलते हैं, जो नेशनल मैग्नेट है ना उसका ये नाम भी है। अरे मीटिंग और ठीक है ना। लोडस्टोन हो गए नेचुरल मैग्नेट, जो होता है ना नेचुरली मैग्नेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लोडस्टोन बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट को। जरा क्वेश्चन ये नंबर 2। नेशनल मैग्नेट क्या होता है? नेचुरल नेशनल नेचुरल मैग्नेट, अच्छा। नेचुरली जो मैग्नेटिक मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अर्थ में एज एन ओर, ठीक है। ओके। ठीक है। अरे बेसिकली सारी चीजें बनी होती है मैटर से, ठीक है। मैटर आपने कुछ पढ़ा है? मैटर।
नहीं अरे भाई, क्या बोलते हो, मैटर नहीं पढ़ा है। सर, नहीं पढ़ा मैंने। एटम के बारे सर में मैंने कुछ। साइंस पढ़ी है। एटम। एटम सर नहीं पढ़ा। अरे एटम इतना पढ़ा तो होगा, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, और एटम न्यूक्लियस की। बम। अरे एटम बम नहीं। आप मतलब चेक मार के एटम बम पे आ जाते हो, पता नहीं एटम बम के साथ आपकी क्या दुश्मनी है। सर एटम एटम। नागासाकी पे जब एटम बम गिरा मेरे को गुस्सा आ गया। हाँ, वो अगस्त में ही गिरा था, 6 अगस्त को, 9 अगस्त को गिरा था दूसरा, नागासाकी पे, वो बड़ा वाला था, ठीक है। सर मेरा फेवरेट कंट्री साउथ कोरिया और जापान है, इसीलिए। हाँ, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया क्यों नहीं? साउथ कोरिया मेरे को कुछ पसंद है क्योंकि वो बहुत सुंदर है। उसमें हाँ, क्योंकि के पॉप बैंड है। देखो, 6 अगस्त को पहला गिरा था एटम बम हिरोशिमा पे। जो मैं दो तो बार गिरा है इन्होंने। 2 एटम बम गिराए हैं, 9 अगस्त को दूसरा गिराया नागासाकी पे। सर किसने गिराया? ये यूएसए ने गिराया। यूएसए ने? क्यों? हाँ, हाँ, क्योंकि वर्ल्ड क्यों? वार चल रही थी ना, वर्ल्ड वार चल रही थी। वर्ल्ड वार सेकंड को एंड इसी से किया उनने, ठीक है ना। तो जापान ने कुछ नहीं करा? जापान क्या करता, उसके पास थोड़ी था न्यूक्लियर पावर। देखो, उस वक्त भी जापान की कैपिटल टोक्यो ही थी, उन्हें टोक्यो पे एटम बम इसलिए नहीं गिराया क्योंकि टोक्यो में उनका किंग था, जापान के पास। जापान जो एज अ कंट्री था ना, उनके पास किंग था, ठीक है। द पीपल हाँ ऑफ जी। जापान वर लॉयल टुवर्ड्स द किंग, सो तो वो गिव अप नहीं कर रहे थे, और यूएसए की बहुत बुरी पिटाई चल रही थी उधर जापान में। उनका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा मर रहे थे उनके फौजी उधर। तो एट द एंड ऑफ द यूएसए। डे, यूएसए ने 1945 में ये एटॉमिक प्रोग्राम जो उनका चल रहा था वो कंप्लीट किया, तो 6 अगस्त को उन्हें डाल दिया एक एटम बम। तो एक एटम बम से भी वो सरेंडर कर जाते, लेकिन उन्हें फिर दूसरा भी डाला, उसका मुझे पता नहीं क्यों डाला, मतलब दूसरे की बहुत नीड ही गंदे। नहीं थी, वो एक ही एटम बम से सरेंडर कर जाते। दूसरे एक एक एटम बम से एक एक 2-2 लाख एक लोग एक साथ मर गए, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली। 80-90 थाउजेंड पीपल वर किल्ड एट दैट टाइम इंस्टेंटली। अभी भी वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन है, उनकी वजह से मतलब वहां दूल्हे लंगड़े पैदा होते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में, ओह, ठीक है। जो पहला बम गिराया था उस इसका नाम था लिटिल मैन। क्या था? लिटिल मैन, लिटिल मैन। हाँ, कोड नाम। और दूसरे का जो नागासाकी पे गिराया उसका नाम था फैट बॉय। फैट बॉल। हाँ, ये बड़ा था, ठीक है। और जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम टेस्ट हुआ है उसका नाम है जार बम, TSAR, ये रशिया ने टेस्ट किया था। इसका मशरूम क्लाउड मोटोरिस्ट से भी बड़ा था, ठीक है। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो उसका पॉजिटिव यूज है और सबसे बड़ा अच्छा यूज है, ठीक है ना। कि न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है। पता है अफ्रीका जो है वो यूएस, सॉरी, रशिया से ना 1.8 गुना बड़ा है। हाँ, वो तो पता है। सर सबसे लेकिन बड़ लगता नहीं है ना। हाँ, जो मैप होता है ना, ये तो जो हमारे पास ये वाला मैप होता है ना ग्लोब के अलावा, वो वाला हाँ मैप, जी। वो तो कंपैक्टेड मैप होता है ना, उसमें तो ग्रीनलैंड भी बना होता है, वो तो लेकिन छोटा है। हाँ। हाँ जी। तो वैसा नहीं होता है। चलो इधर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हेलो बेटा, हाँ जी। हाँ जी सर, कहीं क्वेश्चन पे। नंबर 2 पढ़ो। The magnets which retain their magnetic property only over a short interval of time are called, sir, artificial magnet. टेम्परेरी मैग्नेट, Oh, ठीक है, कि आर्टिफिशियल बोलेंगे। सर देखो, टेम्पररी और आर्टिफिशियल मैंने फर्क आपको है। मैग्नेट के 2 टाइप्स पढ़ाए थे ना, एक टेम्परेरी बोला था, एक परमानेंट बोला था, तो इधर क्या आएगा ऑप्शन अब? टेम्पररी। टेम्परेरी, ठीक है ना। जो टेम्परेरी मैग्नेट होगा लेकिन वो आर्टिफिशियल भी होगा, ठीक है ना।
अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लेंगे वो तो आर्टिफिशियल है ना एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन वो टेम्परेरी भी है, लेकिन ब्रॉडर सेंस में वो टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी करेक्ट आंसर आएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर मैग्नेटिक क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक कंपास के बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सर डी। मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, अर्थ के, लेकिन ये अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। हाँ, इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन, इट इज अ मैग्नेट। हाँ, ये मैग्नेट भी है, डायरेक्शन फाइंड करने में भी यूज होता है, तो ऑल ऑफ दिस आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो। सर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इधर है क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैंने, अरे क्वेश्चन नंबर 4 ये है। Two like poles of magnet always attract each other. अरे लाइक पोलस रिपेल करेंगे, अनलाइक पोलस अट्रैक्ट, वो मैंने बताया था ना पहले ही, प्रॉपर्टी मैंने यही बताई थी मैग्नेट के बारे में बार सर बार। रेपल का मतलब क्या था? रिपेल रेपल का का मतलब मतलब क्या होता था? है रिपल्शन, मतलब वो दूर जाएंगे, लाइक पोलस रिपेल करेंगे। अगर आप बार मैग्नेट लोगे ना, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से जोड़ने की कोशिश करोगे, वो नहीं जुड़ेगा। या अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बुक ले लेता हूँ ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस पे मैग्नेट रखूंगा ना, इधर रखूंगा एक वाला मैग्नेट, इसका ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये इसका दूसरा मैग्नेट में अगर मैं लूंगा ना, ये साउथ पोल होगा, तो वो इस पेन को रिपेल करेगा। अगर मैं इसके साथ घूमूंगा तो ये दूर दूर जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेट आप लाना मार्केट से, बाहर मैग्नेट एक दो लाना, फिर ये कर लेना ताकि आपको श्योर हो जाए, ठीक है। देखो हम ये रिपल्शन प्रॉपर्टीज फिर इसमें स्टडी करते हैं कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। इनकी इंटेंसिटी किस चीज पे डिपेंडेंट है, अगर हम मैग्नेट को काटेंगे तो कैसे काटेंगे कि इसका मैग्नेट फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा, अगर घटेगा तो कितना घटेगा, ठीक है। ये चीजें आपको आगे फिर पढ़नी है, उसी को मजा है असल में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। When तो when अब two इसको क्या magnets are आएगा, टू लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑलवेज repel each other. रिपेल मीन वो रिपल्शन दिखाते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्शन का एंटोनिम आ जाएगा रिपल्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। When two magnets are stored with north pole alongside the north pole, the north of the other magnet for a long time, its magnetic property increases. Sir, B. कैसे? सर कम हो जाती है ना? देखो, when two magnets are stored with north pole alongside the north pole of the magnet, देखो नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ अलाइन करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वो तो मैग्नेट को करना पड़ेगा ना। वो इसको किस कॉस्ट पे करता है, वो अपनी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी लूज करके उसको चुकाता है, उस प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। तो उसकी मैग्नेटिक ठीक प्रॉपर्टी है क्या सर। हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब A 1 मिनट से piece of कम टाइम रह गया है मीटिंग पे, ठीक है। हाँ जी। चलो। सर ये आप कहाँ से देखते हो? क्या? 1 मिनट से कम टाइम रह गया है। ऊपर मेरे को मीटिंग में आता है ना, ऊपर टाइमर भी वो दिखा रहा है लेस देन 1 मिनट। 10 मिनट से वो फिर हाँ घड़ी चलती है इधर, जब 10 मिनट से कम टाइम रहता है। सर, ये सन जूम की जगह गूगल मीट ज्यादा अच्छा है, उसमें कोई टाइमिंग नहीं होती। लेकिन गूगल मीट में दूसरी प्रॉब्लम होती है ना, क्या? वो डेटा ज्यादा खाता है गूगल मीट, उसको लगते हैं, मतलब उसमें मुझे 5 4 4 3 3 GB खर्च होते हैं पर मिनट। और इसमें इसमें कम डेटा